हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम पूनम दलाल की बुक पढ़ रहे थे जिसमें कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले जो चैप्टर में पिछले जो पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वो था समाज के बारे में, कि हड़प्पा जो समाज था वो एक शहरी समाज था। और इसमें तीन अलग अलग जो सामाजिक समूह थे, जैसे कि मैंने बताया था, शासक थे, अमीर थे, व्यापारी थे। तो आज हम उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो है हड़प्पा की आर्थिक स्थिति का अनुमान समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता थी वो हड़प्पा काल के टाइम के ही, मतलब दोनों में समकालीन ही थी तीनों। तो क्या दे रहा है कि हड़प्पा की आर्थिक स्थिति का जो अनुमान है वो मेसोपोटामिया और फारसी सभ्यताओं के साथ उसके समृद्ध व्यापारिक संबंध, जो इन दोनों के बीच में, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में, दोनों के बीच में क्या था, एक व्यापारिक संबंध था। तो उस वजह से भी हम इनकी अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। फिर है मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु क्षेत्र के मेलुहा के नाम से बुलाए जाते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, फिर हम मेसोपोटामिया के ग्रंथ तीन मध्यवर्ती व्यापारिक स्थानों का उल्लेख करते हैं। मतलब इनके जो ग्रंथ हुए उनके हिसाब से है, वो जो है तीन, हाँ, तीन व्यापारिक स्थान था। पहला था क्या, दिलमुन जो था वो संभवतः फारस की खाड़ी में बहरीन। और फिर था मकान। मकान में क्या था, मकान जो तट था वो ओमान के पास। और मेलुहा जो इन लोगों को कहा गया था, किसको, सिंधु क्षेत्र के लोगों को बुलाते थे वो लोग। हड़प्पा के संदर्भ में मोहरें एक विशेष महत्व रखती हैं। हर व्यापारी के पास संभवतः एक मोहर जरूर होती थी जिस पर प्रतीक चिन्ह होता था। मतलब जितने भी व्यापारी वर्ग थे उनके पास एक मोहर होती थी जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में होता था। अक्सर यह एक धार्मिक अक्सर यह एक और धार्मिक चरित्र व दूसरी ओर नाम होते थे जिनका संक्षिप्त विवरण होता था। ठीक है, मतलब जो मोहर था, मोहर का जो एक साइड था उस पे धार्मिक चरित्र और नाम, और दूसरी ओर उसका संक्षिप्त विवरण होता था। जो भी व्यापारी लोग होते थे ना, उनके पास एक मोहर होती थी, उस हिसाब से बता रहा है। फिर है मानक हड़प्पा मोहरे चौकोर या तो आयताकार होती थी, पट्टी के आकार की होती थी। मोहनजोदड़ो जो फिल्म है ऋतिक रोशन का, उसमें एक मोहर के बारे में बहुत जिक्र किया गया। तो उस मोहर में भी यही चीज देखा था मैंने, कि एक मोहर था उसके पास, जो व्यापारी वर्ग जो बहुत उच्च वर्ण के होते थे उसी के पास होता था। तो उसपे क्या था, एक साइड में एक ऐसा जानवर था जो बहुत, मतलब धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता होगा, और दूसरी तरफ उसका विश्लेषण था। तो उस मूवी में आपको पता चल जाएगा। तो ये हड़प्पा की जो मोहरें होती थी या तो चौकोर होती थी या तो ये आयताकार की होती थी, जो कि सिलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। फिर है, हालांकि इनका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो संपत्ति के स्वामित्व को लक्ष्य करना था, लेकिन इनका उपयोग आदमी क्या करता था, ताबीज के भी रूप में कर सकता था। उस वक्त भूत प्रेत भी बहुत मानता था लोग, तो उससे बचने के लिए ताबीज के रूप में भी किया जाता था। हड़प्पा के व्यापारिक प्रसार और आर्थिक स्थिति की मुख्य पहलू जो है, मतलब इसका जो व्यापारिक प्रसार था, वो उसका जो पहलू है वो इस प्रकार है। वे देशी और विदेशी दोनों ही व्यापार करते थे, यानी देश में भी व्यापार करते थे और विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। यहाँ धातु की मुद्रा का चलन नहीं था, और व्यापार जो थे वो वस्तु विनिमय द्वारा संचालित होता था। वस्तु विनिमय में जैसे कि कुछ लोग कुछ मतलब अनाज उगाए, और कुछ लोगों ने कुछ और उगाया, या कुछ उनके पास और धातु है या फिर अमूल्य कुछ पत्थर है, तो वो लोग उन एक दूसरे को वो दे देते। आप मोहनजोदड़ो देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। एक दूसरे को वस्तु देके वो लोग एक तरह से मतलब व्यापार करते थे, तो वही वस्तु विनिमय। यानी उस वक्त धातु की मुद्रा यानी पैसे का कोई प्रचलन था ही नहीं। देश के भीतरी भागों में परिवहन के लिए मुख्य रूप से बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। मतलब अगर पहिए का आविष्कार तो हो ही चुका था, तो बैलगाड़ियों का उपयोग वो लोग देश के भीतरी भागों में अगर परिवहन करना हो, जाना वाना हो कहीं, तो वो लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ये कुछ मोहरे हैं।
और ये जितने भी है ये सब, ये जैसे कि ये हाथी है और ये गेंडा है, तो इन सब का प्रयोग धार्मिक एक चिन्ह के रूप में किया जाता था। और ये हड़प्पा की लिपियां हैं जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, सॉरी। और ये क्या चित्रात्मक है, एक एक फिगर बना हुआ है। ये इस तरह का जो फिगर है वो धोलावीरा में भी मिला है, तो इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये उस वक्त की कुछ मोहरें हैं। फिर है मेसोपोटामिया के नगरों जैसे सूसा और उर, ये दो जगह याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था कि यहाँ से हड़प्पा की मोहरें मिली थी हमें। कहाँ से? तो मेसोपोटामिया के सूसा और उर से। और फिर निपुर से एक मोहर प्राप्त हुई जिस पर हड़प्पा की लिपि और एक गैंडे का चित्र मिला। निपुर भी एक जगह का नाम है जहाँ से क्या मिला, तो एक हड़प्पा मतलब एक मुहर मिला, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि उस मुहर पे क्या हड़प्पा की लिपि थी और एक गेंडे का चित्र था। फिर हाल ही में फारस की खाड़ी में कुछ प्राचीन उत्खनन स्थल जैसे फैल्का और बहरीन में से भी हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। लेकिन जो सर्वप्रथम जहां सबसे पहले मिली थी तो वो मेसोपोटामिया के नगरों में दो जगह से, सूसा और उर से मिला है। फिर है मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की तरह तीन बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं, या उनके बीच के व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करता है, मतलब बताता है कि इन दोनों के बीच में, किसमें? मोहनजोदड़ो का बात हो रहा है। तो मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध था। तो वो जो तीन बेलनाकार मोहरें मिली है तो वो इस बात को दर्शाता है। लोथल में से भी क्या मिला, तो एक बटन मोहर मिला है, बटन के शेप का एक मोहर मिला है। फिर चौदड़ो और लोथल में मनके बनाने के कारखाने हैं, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाने मिले हैं। और इन कारखानों में बने उत्पादनों का जो निर्यात है वो विदेशों तक किया जाता था। फिर लोथल से उत्खनन में एक स्थान पर पानी के जहाज बनाने के भी, यानी लोथल से हमें किस चीज का संकेत मिलता है कि पानी के जहाज भी बनाए जाते थे। रंगपुर में क्या सोमनाथ व बालाकाट में भी समुद्री बंदरगाह मिले, यानी बंदरगाह अगर देखा जाए तो लोथल में सबसे पहले मिला था। फिर है हड़प्पा संस्कृति का एक असाधारण पहलू उसके तोल और माप की मानकता और शुद्धता है, यानी उस वक्त का जो ये था माप था वो बहुत शुद्ध था और बहुत असाधारण था। उस वक्त इतना अच्छा होना जिसका जो उपयोग है वो व्यापारी वर्ग के लोग करते थे। ये सब दिया हुआ है, उसका दशमलव गुणांक है जो नहीं है। ये सब कहते माप के लिए बाट जो था आमतौर पर बिल्लौर चूना, और बाट जो बटखरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही माप के लिए बाट आमतौर पर बिल्लौर चूना पत्थर या सिलखड़ी का बना होता था। उसका जो आकार था वो घनाकार होता था। लंबाई मापने का जो आधार था वो फुट था और हाथ का नाप था, ठीक है, हाथ से भी लोग नापते थे। मोहनजोदड़ो से एक सीपी का बना फुट मिला है, जबकि सौराष्ट्र से सीपी का खंड भी मिला जिसका प्रयोग संभवतः कोनों को नापने के लिए किया जाता होगा। और लोथल से मिला है हाथी के दांत का एक, है ना, एक हाथी दांत का एक फुट मिला, मतलब नापने का उपकरण मिला। ये सब क्या है? हड़प्पा का आयात यानी धातु में, और कहाँ किया जाता था। तो सोना का जो है वो अफगानिस्तान में भी किया जाता था, ईरान में भी और दक्षिण भारत में भी। तांबा का जो है वो राजस्थान, बलूचिस्तान, मतलब इन सब का कहाँ कहाँ स्रोत था, स्रोत क्षेत्र कहाँ कहाँ थे वो ये थे। और आयात कहाँ कहाँ किया जाता था इसके बारे में दिया हुआ है सब। ये जो है ये जो फोटो दिया हुआ है, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो है ये सिंधु घाटी का व्यापारिक मार्ग दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसे अच्छे से फिगर में देख लीजिएगा, इसमें तो अच्छे से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अरेबियन सी दिया हुआ है, बैक्टीरिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे देखिए इंडिया दिया हुआ है। तो ये सब इसका सिंधु घाटी का व्यापारिक मार्ग है। फिर है धार्मिक, अब धर्म के हिसाब से भी देख लेते हैं।
तो धर्म क्या है इसमें, तो सिंधु सभ्यता को एक धर्मनिरपेक्ष समाज माना जाता है, क्योंकि वहां से एक भी मंदिर का ढांचा नहीं मिला है। मिस्र की सभ्यता देखिएगा तो मंदिर जैसा ढांचा आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन क्या है, हड़प्पा धर्मनिरपेक्ष समाज था। हाँ, उच्च जाति के लोग जरूर थे, निम्न जाति के भी थे, शासक वर्ग जिसे कहे उच्च जाति में, तो वो थे, लेकिन हाँ धार्मिक आप दृष्टि से देखिएगा तो वहाँ एक भी मंदिर का ढांचा नहीं मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों के स्थानों में मोहनजोदड़ो में सिर्फ एक विशाल जो स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है, बस वही एक मिलता है धार्मिक मतलब धार्मिक स्थिति में या धार्मिक स्थानों में अगर देखा जाए तो, जहाँ संभवतः संभ्रांत वर्ग ने धार्मिक कार्यकाल, मतलब जो सबसे ऊंचे वर्ग के होते थे, आरंभ किए, जिसमें पवित्र स्नान शामिल है। ये भी आपको मोहनजोदड़ो मूवी में दिख जाएगा, उसमें भी स्नानागार दिखाया गया है, जिसमें जिसमें मतलब जिसका शूटिंग भी किया गया, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया। उसमें आपको मोहर भी मिल जाएगा, उसमें आपको वस्तु विनिमय प्रणाली भी दिखाया गया है, और उसमें आपको बैलगाड़ी भी दिखाया गया, उसमें आपको मोहनजोदड़ो का सारा मतलब स्ट्रक्चर दिखाया गया कैसे कैसे है, और उसी में ये भी दिखाया गया है कि कैसा ये था विशाल स्नानागार जो था। सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे, हाँ मूर्ति पूजक थे, लेकिन मंदिर का नहीं मिला। जैसे मूर्ति में देवी की मूर्ति मिली है, तो और पशुपति की मूर्ति भी मिली है, तो ये सब मूर्ति मिली है, लेकिन हाँ मंदिर का ढांचा नहीं मिला है। हड़प्पा के जो लोग थे आम तौर पर निम्नलिखित की पूजा करते थे, तो ये सब है। पहला है देवी माँ की, ठीक है, देवी माँ जिनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा था, मतलब उर्वरक की देवी, या कह लीजिए कि पृथ्वी को ही देवी माँ उन्होंने माना। उसके बाद है पशुपति या महादेव, जिस अधिकतर उच्च वर्ग की पसंद थे। लोग मोहरों में शिव को योग मुद्रा में दर्शाना था, ये जो है यहाँ पे ये पशु है, इसीलिए उन्हें पशुपति कहा गया। फिर है लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी, क्यों, प्रजनन शक्ति के जो उपासक होते थे वो करते थे, ये प्रजनन शक्ति की देवी है। फिर पीपल के वृक्ष को भी लोग पूजते थे। फिर एक कुबड़ा बैल है जो कि आपको इसमें भी मिलेगा, मोहरों में भी मिलेगा। फिर पक्षी के रूप में कपोतर, कबूतर और एक सींग का जानवर, वास्तव में शायद गैंडा, लेकिन अगर आप उसमें देखिएगा मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसमें शायद यूनिकॉर्न को दिखाया गया, ये भी आपको मोहर पे मिल जाएगा। तो इन सब को भी धार्मिक दृष्टिकोण से लोग बहुत ही महत्व देते थे। फिर है हड़प्पा के लोगों की धार्मिक परंपराओं के बारे में कुछ अनुमान भी निम्नलिखित है। पहला क्या है, कालीबंगन और लोथल से अग्नि वेदियां मिली, यानी वहां से लोग मतलब अग्नि की भी पूजा करते थे। तो कालीबंगन और लोथल इन दो जगह से अग्नि वेदियां मिली है। फिर है पशुपति की मोहर में क्या क्या दिखाया गया, तो मतलब पशुपति का जो मोहर है उसमें हाथी है, शेर है, गैंडा है, भैंस और हिरन को दिखाया गया है, मतलब उनसे घिरे हुए दिखाया गया, वो बीच में है और अगल बगल ऊपर नीचे ये सब जानवर है। या संभव इन पशुओं को भी, मतलब संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो भी पशुपति के मुहर पर उन जानवरों का मतलब ये है चित्र है, तो उन लोगों की भी पूजा की जाती थी, ऐसा कहा जाता है। मृतक के शव को, मतलब जो शव होते थे उसे उनको किस दिशा में रखा जाता था, तो वो होते थे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था, यानी उत्तर में सर होगा, दक्षिण में पैर। और उसके साथ खाना मिट्टी के, मतलब उन लोगों का मानना था ना कि जैसे कि मौत के बाद भी जिंदगी, इस वजह से उन लोग क्या करते थे, खाना रख देते थे, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल, जो भी वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो गहने हो या औजार हो, स्त्रियों के लिए गहने रख दिए जाते थे, मर्दों के लिए औजार रखे जाते थे, और उनकी जितनी भी इस्तेमाल मतलब में लाने वाली वस्तुएं सब रख के उन्हें दफना दिया जाता था। और ये वस्तुएं समकालीन मेसोपोटामिया या मिस्र की संस्कृतियों जैसी कीमती नहीं थी। मतलब जो वस्तुएं वे लोग दफनाते थे, जैसे मेसोपोटामिया में या मिस्र की आप सभ्यता देख लीजिए, जब उसमें दफनाया जाता था तो क्या बहुत कीमती कीमती चीज रखी जाती थी, लेकिन उतनी जो इसकी संस्कृति है वो इतनी कीमती नहीं है, मतलब उतना कीमती नहीं जो नॉर्मल यूज में आ सके, वैसा चीज रखा जाता था। तो इसमें मृतक संस्कार के लिए तीन तरीके प्रयोग में लाए जाते थे। सारे शरीर को जमीन में या तो दफना दिया जाता था,
फिर है आंशिक दफन, जिसमें क्या होता था कि शव को लटका दिया जाता था और पशु और पक्षी के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जो भी बची हुई अस्थियां होती थी तब उन्हें जमीन में गाड़ा जाता था। फिर क्या होता था दाह क्रम। दाह क्रम में क्या होता था कि जला दिया जाता था और फिर जमीन में उसे गाड़ दिया जाता था। फिर हड़प्पा से ताबूत में शव प्राप्त हुए। हड़प्पा के जो ताबूत है उससे शव प्राप्त हुए। कालीबंगन में छोटे गोलाकार गड्ढे मिले हैं जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा एक त्रिकोणीय टेराकोटा का टुकड़ा भी खोजा गया, जिसका जिसके एक ओर सींग वाला देवता, दूसरी ओर जानवर के गले में रस्सी बांधकर खींचता हुआ एक मानव। मतलब यह जो जानवर की बलि की, मतलब ये जो फोटो मिल सॉरी ये जो एक टेराकोटा यानी पकाई मिट्टी से बना हुआ कोई भी टुकड़ा मिला है, जो भी त्रिकोणीय मिला है, ट्रायंगुलर मिला है, उसमें क्या है, ये जो दिखाया उसमें जो पिक्चर बनाया गया होगा वो एक दिखाता है कि हाँ उस वक्त बलि दी जाती है, बलि की संभावना को दिखाया गया। फिर लोथल में पुरुष और स्त्री का एक साथ एक जोड़ा अस्थि पंजर में, मतलब एक ही साथ पुरुष और स्त्री दोनों को दफनाया गया, ये लोथल में मिला है। फिर है कृषि के बारे में, यानी ये लोग किस किस तरह का फसल उगाते थे इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता कपास यानी कॉटन का उत्पादन करते थे, और ये उत्पादन करने वाली प्रथम सभ्यता है हड़प्पा। यूनानियों ने इसे सिंधु के नाम पर ही सिडोन यूनानियों ने इसे सिंधु के नाम पर सिडोन के, यानी यूनानियों ने क्या नाम दिया था हमें, तो सिडोन के नाम पे ही सिंधु मतलब कह के पुकारा था। जो कि सिंधु के मैदानों में लोग नवंबर कि क्या होता था, नवंबर में वो लोग बाढ़ के मैदान में बीज बोते थे, और अप्रैल में जब बाढ़ का पानी उतर जाता था तो वे अपने गेहूं और जौ के फसल अगले बाढ़ आने से पहले ही काट लेते थे। वे लोग अपने खाने के लिए पर्याप्त अनाज का उत्पादन कर लेते थे, और अतिरिक्त अनाज के लिए भंडारगर, यानी बहुत उस वक्त के अवशेष जो मिले उसमें भंडारगर बहुत सारे मिले, तो वो लोग उसमें संग्रहित कर लेते थे। फिर हड़प्पा वासियों की जो कृषि प्रथा थी वो इन सब विशेषताएं है जो निम्नलिखित है आगे है। फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा वासी मुख्यतः क्या क्या उगाते थे, गेहूं जो कि मेहरगढ़ में है। फिर जौ है जो कि जौ, चने की दाल, मटर, खरबूज, तरबूज, तिल, खजूर, ये सब चीज जो है वो हड़प्पा वासी उत्पादन उसका करते थे। फिर है जहाँ संभव होता था नदियाँ या समुद्री संसाधनों का लाभ भी उठाते थे, जहाँ भी संभव हो पाता था। उदाहरण के तौर पर गुजरात के समुद्रीय तटीय क्षेत्र के लोगों के लिए सीप या घोंगा जैसे जीव प्रोटीन के रूप में खाद्य का उत्पादन करते थे। फिर है हड़प्पा वासी, यानी ये लोग ये सब चीज भी खाते थे, प्रोटीन के रूप में लेते थे। हड़प्पावासी बड़े स्तर पर पशुपालन करते थे, वो लोग पशु भी पालना शुरू कर दिया था उन्होंने, मवेशी के रूप में इन सब चीजों को वो लोग पालते थे, और अतिरिक्त में मतलब इसके अलावा भी उन लोग कुत्ते और बिल्ली पालते थे। हड़प्पावासी के जो बीच है वो घोड़ा, यानी एक ही चीज याद रखना है कि वो लोग एक ही जानवर से परिचित नहीं थे, तो वो था घोड़ा। लेकिन वो लोग हाथी और गैंडे से भली भांति परिचित थे। यह कहना उचित होगा कि हड़प्पा संस्कृति घोड़े पर आधारित नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हड़प्पा सभ्यता वो घोड़े से परिचित नहीं था। तो आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा और मिस्र या मेसोपोटामिया के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। शतरंज के बोर्ड के समान ये बने हुए थे, यानी इनका जो नगर व्यवस्था था वो शतरंज के बोर्ड के हिसाब से था, यानी योजनाबद्ध जो था वो नगर था। उत्कृष्ट जल निकासी, सबसे अच्छा जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। इसमें क्या था कि इसमें जो नगरों का फैलाव था वो बेतरतीब ढंग से था, अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उल्टा पुल्टा टाइप से था, योजनाबद्ध तरीके से नहीं था। आयताकार मकान जिसमें क्या था, ईंटों के स्नानागार थे, और सीढ़ीदार कुएं, सभी हड़प्पा, ये सब जो है हड़प्पा नगरों में मिलते हैं। फिर इस तरह की नगर योजना का अभाव था यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो स्नानागार होंगे या कुएं होंगे ये सब अच्छी ईंटों के नहीं बने हुए थे।
में क्या है, अपने विलक्षण मिट्टी के बर्तन और मोहरे, ये लोग जो क्या थे, ये मिट्टी के बर्तन और मोहरे बनाते थे। पर इस सभ्यता में क्या है कि इसमें इसका कोई भी विशिष्ट पहलू नहीं मिलता है। अपनी अनूठी लिपि के का आविष्कार किया, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों के से कोई समानता नहीं रखती। यानी इन लोगों का जो लिपि था वो बहुत अलग टाइप का था, और ये आविष्कार इन्होंने खुद किया था। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब उनकी जो लिपियां थी उससे कोई भी समानता नहीं रखती थी। और मेसोपोटामिया की जो लिपि क्या थी, वो कीलकार थी और कीलाकार थी। और क्या था, मिस्र की जो थी वो लिपि क्या थी, वो चित्र लिपि थी। दोनों लिपियों को पढ़ा जा चुका है, यानी मिस्र की और मेसोपोटामिया की जो लिपियां थी वो पढ़ी जा चुकी हैं, जो हमें इन दोनों सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। फिर ज्यादातर लिखाई जो है वो मुहरों पर की जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि लोग जो थे वो मिट्टी की पट्टियों पर भी लिखते थे, और मिस्र वासी बेंत से बने भोजपत्रों पर लिखते थे। 1900 ईसा पूर्व के बाद इसके अस्तित्व का कोई परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या है कि 1900 ईस्वी के बाद भी निरंतर अस्तित्व में ये रही थी। ये क्या था, हड़प्पा में, कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैली थी, और हड़प्पा की तुलना में ये कम क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर शहरीकरण के बाद की हड़प्पा संस्कृति, यानी उत्तर हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है वो 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व है। उसमें क्या है, विकसित हड़प्पा चरण के जो बाद है वो उत्तर हड़प्पा काल का जो है वो काल विकसित हुआ, जिसे शहरी जीवन के हाश, यानी शहरी जीवन का इसमें मतलब बर्बादी हुआ एक तरह से, और कृषि के विविधीकरण का द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की शैलीगत जो समानता थी वो लुप्त हो गई, और उत्तर हड़प्पा काल को स्पष्ट शैलीगत और विविधता द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। यानी इस वक्त क्या हुई कि जो हड़प्पा की जो शैली थी वो लुप्त हो गई थी। फिर है, यह परिवर्तन और निरंतरता की जटिल पारस्परिक क्रिया थी। शहरीकरण के तत्वों जैसे मोहर, विशिष्ट शिल्पों, नगरों, लंबी दूरियों के व्यापार आदि का इसमें हाश हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। उत्तर हड़प्पा काल में बचे शहरी केंद्र, जो कि ये सब जितने जगह है वहां पे थे, इस चरण के मुख्य विकास कार्य दोहरी फसलों का उत्पादन आरंभ होना, जैसे कि गेहूं और जौ का शीतकाल फसल के रूप में उगाया जाता था, और चावल बाजरा का चारे के रूप में ग्रीष्मकाल ऋतु में, गर्मी के काल में उगाया जाता था। और इस काल की अन्य मुख्य विशेषता थी, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, तो हड़प्पा के बारे में, उत्तर हड़प्पा काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या था कि इस चरण में गिरती हुई संस्कृति को उप सिंधु संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, और यह जो काल है वो ग्रामीण बस्तियों के रूप में मुख्यतः ताम्रकालीन था। यानी यहाँ से तांबे को धातु के रूप में उपयोग किया जाने लगा, और ये जो बस्तियां थी वो क्या किस तरह की थी, वो ग्रामीण थी। उत्तर शहरी हड़प्पा वासी जो थे वो गांव में रहते थे, और उनका जो जीवन का निर्वाह होता था वो कृषि और पशुपालन, शिकारी या मछली पकड़कर वे लोग करते थे। फिर है, इस काल में हड़प्पा को चित्रित मिट्टी के बर्तन का स्थान कम जटिल डिजाइनों और स्लेटी रंगों के बर्तन ने ले लिया। यानी अब क्या हुआ कि चित्रित जो है वो कम जटिल, यानी उतना अच्छा डिजाइन नहीं है, स्लेटी रंग के बर्तनों ने अब ले लिया। और सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों से मानव आकृतियां प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हड़प्पा सभ्यता नहीं, सॉरी, विकसित हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों की तुलना में उत्तर हड़प्पा काल के जो ये थे बर्तन थे वो कम चमकदार थे। बर्तन मोटे और मजबूत थे, और बहुत सी विशिष्ट क्या थी, हड़प्पा कालीन आकृतियां, जैसे कि छिद्रक और आकृति के जार, जो कि पहले दिखाया छिद्रक जो भी ये थी आकृतियां थी, और आकृति के जार इस काल में गायब हो चुके थे। ये इस तरह का जो बर्तन था वो शराब बनाने में लोग करते थे। लंबाई को मापने का कोई भी उपकरण इस काल में नहीं बना, और यह काल जो था वो पश्चिमी एशियाई केंद्रों के हड़प्पा के साथ व्यापार की समाप्ति को भी चिन्हित कर देता है, क्योंकि ये जो भी दिया हुआ है क्या क्या है, लेपिज लाजुली चर्ट, कर्निया के मन के, और कांसे और तांबे के बर्तन या तो इस काल में नदारत थे या तो थे ही नहीं, या तो व्यापारिक वस्तु में बहुत ही कम थे।
इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान जो है वो पाटन यानी सोमनाथ, रंगपुर, और फिर जम्मू में ये स्वात घाटी, जम्मू में मांडा, पंजाब में संघोल, हरियाणा में दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीर और हुलास थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उत्तर जो हड़प्पा काल था वो उतना विकसित नहीं था, ग्रामीण था, और कम उसमें बर्तन मिट्टी के बने, और जो कलर था वो बदल गया। पिछले बार में लाल दूसरा रंग था और अब क्या हो गया, स्लेटी रंग का हो गया। और एक भी मानव आकृति जो थी वो प्राप्त नहीं हुई, और क्या था, बर्तन भी चमकदार नहीं थे, विशिष्ट प्रकार की कोई भी चीज नहीं बनी इसमें। जो उस वक्त छिद्रक आकृति के रूप का जो जार था इस्तेमाल करता था लोग, वो भी नहीं था, खत्म हो चुका था। लंबाई को नापने का कोई भी नया उपकरण नहीं बनाया गया था। व्यापारिक संबंध भी एशियाई केंद्र से समाप्त हो चुका था। तो इस तरह से उत्तर हड़प्पा काल जो है वो बहुत ही इस तरह से इसका हाश हो गया, और क्या। तो यहीं तक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।